प्यारे भैया बहन, आज आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। इसी की चर्चा हम लोगों को करना है कि रोजगार का सृजन कैसे किया जाए। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में रोजगार का सृजन कैसे हुआ है, कैसे रोजगार बढ़ा है। इसके अलावा भी हमको अब रोजगार का सृजन हम कैसे करेंगे, इस पर आज विचार करना है। देखिए, हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी गंभीर स्थिति बनी हुई है। कृषि के क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की स्थिति जो है बड़ी ही गंभीर है। कुछ लोग ऐसे ही हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है, रोजगार विहीन है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देख सकते हैं, कुछ तरीके को जान सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण हम आपको प्रस्तुत करते हैं। एक लक्ष्मी नाम की एक किसान है, उसको 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि का भूखंड है। असिंचित का मतलब होता है जो उसके वह भूमि का सिंचाई होने वाला नहीं है। उदाहरण लीजिए, उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु जो है एक कुआं का निर्माण करने की ज़रूरत है, और कुएं के निर्माण करने के लिए सरकार कुछ रुपया व्यय कर सकती है या बैंक जो है उसको ऋण प्रदान कर सकता है। तब जो है लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम हो जाती है। और रबी मौसम में, रबी कहते हैं गेहूं के फसल को, एक दूसरी फसल गेहूं उपज जाती है। हम मान लेते हैं कि एक हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अब जैसे 50 दिन में वो क्या करेंगे, बीज डालने, पानी देने, खाद डालने, कटाई करने, निकाई करने आदि का वो 50 दिनों में काम करेंगे। तो 2 आदमी का रोजगार तो 50 दिन उस खेती से मिल गया। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों के सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है, अथवा एक नहर भी खोदी जा सकती है। तो जब बांध बन जाएगा या नहर का निर्माण हो जाएगा, तब जो है कृषि करना आसान हो जाएगा। इससे खेती क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकेंगे। अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि देखिए, अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अब अधिक उत्पादन कर रहे हैं, ताकि उनके खेतों की सिंचाई समय से हो रही है। उन्हें कुछ उत्पादन बेचने की भी आवश्यकता पड़ रही है। अधिक उपज हो रहा है तो अधिक खेतों में उपज होगा, खाने भर रखेगा, शेष को बाज़ारों में बेचेगा। इसके लिए वो अपना उत्पादक नज़दीकी के शहर में ले जाने की आवश्यकता उनको हो जाती है। यदि सरकार परिवहन और फसल के स्टोर, भंडार पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है, तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं। इस तरीक़ा से अगर देखा जाए तो लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज बिक्री कर सकते हैं। कार्य में केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन, व्यापार जैसे सेवाओं का भी लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है, लोगों को रोजगार मिल जाता है। अब जब लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ये वो खेती की वृद्धि होने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, बहुत सारे लोग रोजी में लग गए। लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं रही। खेती करने के लिए उसको बीज चाहिए, उर्वरक, खाद चाहिए, कृषि के उपकरण चाहिए, पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट की ज़रूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर एक जैसा खर्च भी नहीं कर सकती है। इसलिए उसे साहूकार से पैसा उधार लेना होगा, उच्च ब्याज पर वापस करना पड़ेगा। उच्च ब्याज माने अधिक
पैसे जो उधार लेगी उसका अधिक ब्याज देकर उसको लौटाना पड़ेगा। स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है, तो वह उन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीद और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सभी सामानों को जब सही समय पर खरीदेगी तो उसको वापस करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर वो सही समय पर नहीं खरीदती है तो उसको क्या हो जाएगा, पैसे को वापस करने में परेशानी होगी। साथ ही साथ कृषि में सुधार के लिए किसान को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की ज़रूरत है। कृषि साख कहते हैं विश्वास को। कृषि में बहुत सारी चीज़ हैं जो हमको दूसरे से लेकर के खेती करना है तो हमको विश्वास देना होगा, चाहे वो साहूकार से हो या अन्य व्यापारी से हो, हमको साख जमाना होगा। तो साख और मुद्रा की चर्चा हम लोग आगे के चैप्टर में करेंगे, जो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों है। अब हम आपको ऐसे देखिए, हम आपको बताते हैं कि एक अन्य तरीका से समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका क्या है, अर्ध ग्रामीण क्षेत्र उद्योग और सेवाओं को पहचान करना है, उन्हें बढ़ावा देना है, जहां बहुत अधिक लोग जो है नियोजित किए जा सके, बहुत सारे लोगों को रोजी रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, ऐसे क्षेत्रों में हम जा सकें। इसके लिए हमको बढ़ावा देना है। उदाहरण लीजिए कि अनेक किसान अरहर कहते हैं रहर को, और मटर उपजाने का निर्णय करते हैं। बहुत सारे किसान हैं जो कहते हैं कि हम अरहर की खेती करेंगे, रहर की खेती करेंगे और मटर की खेती करेंगे। ये देखिए, अरहर और मटर की खेती करने का वो निर्णय कर लेते हैं। इसकी असूली और इसका प्रसंस्करण, इसका रख रखाव के लिए, शहर में विक्रय करने के लिए दाल मिल की ज़रूरत है। उसकी एक स्थापना करना एक उदाहरण हो जाएगा। मान लीजिए जो उसको कोल्ड स्टोर में रखना है, तो कोल्ड स्टोर में रखने के लिए खुलने से किसान को एक अवसर मिलेगा। अगर कोई शहर में कोल्ड स्टोर खोल देता है तो सारे किसान को एक अवसर मिल जाएगा कि अपने आलू को, अपने प्याज जैसे उत्पाद को कोल्ड स्टोर में ले जा कर के रख सकेंगे और अच्छी कीमत मिलने पर उसको बेच सकेंगे। जब समय आएगा और उसको अच्छी कीमत मिलेगी तो बेचेंगे। वन क्षेत्रों के जो निकट का गांव है, वहाँ पर शहद यानी मधु संग्रह करने का केंद्र की भी शुरुआत किया जा सकता है। किसान उसको खोल सकता है कि वो शहद का निर्माण संग्रह कर सके, जहाँ किसान वन में उत्पाद शहद बेच सके। सब्जी और कृषि उत्पाद जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल आदि ये कृषि उत्पाद है जिसे बाहरी बाज़ारों में बेच सके। इसके लिए रख रखाव उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यानी रख रखाव प्रसंस्करण उद्योग, यानी रख रखाव के उद्योग की हम स्थापना करेंगे तो वो भी एक रोजगार का सृजन होगा। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा, और जब रोजगार प्रदान करेगा तो लोगों को एक रोजी मिलेगी, एक रोजगार मिलेगा। आप क्या जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं जो 5 वर्ष से 29 वर्ष के बीच के हैं जो स्कूल में जाते हैं। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं बच्चे, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में कहीं ना कहीं काम करते होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगें तो हमें और अधिक जो है ज़रूरत पड़ेगी भवन की, अध्यापकों की और अन्य कर्मचारियों की, सबकी आवश्यकता पड़ जाएगी। योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग इसका नाम पड़ गया है, पहले योजना आयोग था, अब यह नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है
अगर केवल शिक्षा क्षेत्र में सभी बच्चे को शिक्षित किया जाए तो विद्यालयों की संख्या बढ़ जाएगी, और विद्यालयों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बच्चों की संख्या बढ़ेगी और शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी, बहुत सारे रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी की आवश्यकता होगी। और जब इन लोगों की ज़रूरत होगी तो रोजगार में क्या होगा, सृजन होगा, यानी रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो हमको लाभ होगा, अधिक से अधिक लोग को बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे रोजगार का सृजन किया जा सकता है। हम विकास के महत्वपूर्ण पहलू पर विचार कर पाने में सक्षम होंगे, जिन पर हम एक अध्याय में पढ़े हैं। प्रत्येक राज्य और प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उसके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। कैसे होती है भाई? यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना और सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी, कुछ के लिए तो सरकारी सहयोग की ज़रूरत है। उदाहरण ले लेते हैं। योजना आयोग, जिसको नीति आयोग के नाम से जानते हैं, कि अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इतने लोगों को रोजगार हम दे सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव अमल में लंबा समय लगेगा। छोटी अवधि के लिए हम कुछ बहुत तीव्र गति से तीव्र उपाय करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसको जाना जाता है। संक्षिप्त में भी देखिए, ये 2005 में लागू हुआ, इसलिए संक्षिप्त में दिया है MGRA, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा भी लोग कहते हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को। इन सभी लोग जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है, को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है कि सभी काम करने वाले लोगों को लगभग 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल होती है, अगर सरकार इसको रोजगार नहीं दे पाती है, तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। उतने दिन तक प्रत्येक महीने बेरोजगारी भत्ता उनको देगी। इस कानून के अंतर्गत के कामों को वरीयता दी जाएगी, जिनसे काम करने वाले के भविष्य में सुधार हो, भूमि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज अपने देश में हम किस प्रकार से जो है रोजगार का नए तरीके से सृजन कर सकते हैं, और रोजगार का सृजन करके हम बढ़ा सकते हैं। हम आज आपको बताने का ये प्रयास किए। अब अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो आप हमको फिर सूचित करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।